हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुलाई वाली कहानी के बारे में, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। ये बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। उनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी से। ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, ज़रा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में भी अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए ही तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को भी याद दिलाती गई। धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहाड़िन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी
बिछौनों से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आती हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले नहीं नहीं, तुम तकलीफ़ क्यों करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आया और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप ही बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यह कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। और एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी ज़रा भौहें टेढ़ी करके बोली धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3रे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या क्या अगर बगर सोचती गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूरियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बंशीधर ने किस स्टेशन पर उतरकर अपनी पेट पूजा की थी? तो मिर्ज़ापुर स्टेशन पर उतरकर। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूँ तब कुछ मोल लें, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो
दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आंखों आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग सब तीसरे दर्जे के योग जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर इनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी, जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइलइन हो, देखो रोवल करथइन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा होइहे, पहली दूर बौराही ई जनानी गाड़ी थेरे है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा, मिर्जापुर चढ़ी अहू ना। उसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला न, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन हो गईया। पहली, अरे नाही जानलू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाल। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, लहे काहे नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई, ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाटा बटले बाटेन, फुन यह साई तो बिचारो विपत में ना पड़ल बाटिली। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली मोंगल के सराय उतरली, होदपद पुन चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही, द कौने टिसनिया पर उकर। इस तरह वो लोग आपस में बात करते रही। गाड़ी भला फिर उड़ी इसकी बात सुनकर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थे, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में इस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी बोली, टिकसिया पल्ले बाय के ना आई, ए साहेबा सुने तो कलकत्ता ताइले मसूलिया लेई, अरे इहो तो नाही की दूर से आवत रहले, ना फरागत के बदे उतरलेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गईया। तीसरी, हम देखे रहेली हो, मजे टोपी दिए रहलेन को। इसी तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है, दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन्हीं बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नहीं था भैया हम पंछी काहे के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक बरत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई इस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए, कोई कोई नाराज, कोई सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछड़े कमरे में केवल एक स्त्री, जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद पहुंचने को ही बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगी। यदि तार में कोई खबर ना आई तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना होगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला कि भैया जो केहू बिना टिक्कस के आवत होई तो ओकर का सजा होइल। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलेन,
और अपुआ तउन टिक्कस लेके चल देलिन। एक लाठी वाला भी उस गाड़ी में था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उन वहाँ किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर के जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। इसी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो, उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना ना रह पाता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहाँ उतरना था, इससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल करने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते हुआ बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा, क्योंकि वह स्त्री बैड टिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई है काका, चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए, आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे। इतने में अपने सामने से उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं लेके गई। इतना कर्ण था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, तुम सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझा कैसे गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। धन्यवाद।